हे गाइस व्हाट्स अप। और आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में बाकी दो बची हुई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे। फर्स्ट वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड सेकंड वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लीजिए एंड एनरोल कीजिए फॉर एवरी कोर्स, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और उसके बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। सो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया था और उसका हमने ये एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। मैंने आपसे कहा था कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट ऐसे ही एक्सप्रेशन में आता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट तो देखेंगे, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, फिर उसमें डिप्रेशन आता कैसे उसको समझेंगे। So first of all, freezing point. A freezing point is that at which the vapor pressure in of liquid state is equals to the vapor pressure ऑफ सॉलिड स्टेट फॉर एनी सॉल्वेंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहां पर किसी सॉल्वेंट का लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर होता है उसके सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसको ग्राफिकली समझना ज़्यादा आसान है, उससे हम लोग डिप्रेशन भी समझ लेंगे। तो देखिए सपोज कि हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, उसका सॉलिड स्टेट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है कुछ ऐसा है। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब टेम्परेचर गिराते हैं तो वेपर प्रेशर घटने लगता है, सीधी सी बात है। तो चलिए हम टेम्परेचर गिराने लगते हैं और फाइनली टेम्परेचर गिराते गिराते इसका जो वेपर प्रेशर वो भी घट रहा है। देखो, और ये जो ग्राफ हम मान लेते हैं किसका है, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर का ग्राफ है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा ही ग्राफ आता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, ये तो था सॉलिड फेज में अगर टेम्परेचर गिराओगे तो वेपर प्रेशर ऐसा गिरेगा। अच्छा, अगर यही सॉल्वेंट लिक्विड फेज में होता तब टेम्परेचर गिराओगे तो भी वेपर प्रेशर घटता। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, अगर प्योर सॉल्वेंट लिया तब भी आपका जो वेपर प्रेशर है टेम्परेचर गिराने से घट रहा है लिक्विड फेज में। और जैसे ही ये ग्राफ जो है सॉलिड फेज वाले ग्राफ को कट करता है तो आपको वो वहां पर क्या हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका वेपर प्रेशर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का इक्वल हो गया। बस उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसको हमने नाम दे दिया TF नॉट। ये प्योर था, यानी कि प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म एंड प्योर सॉल्वेंट इन सॉलिड फॉर्म, इन दोनों में जो कट पॉइंट आया उसको हमने प्योर फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिल गया। अब चलिए अगर हमने सॉल्वेंट में अचानक से बाहर से कोई सॉलिड सोल्यूट ऐड कर दिया तो हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ तो था ये, लेकिन जैसे ही वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो अब सॉल्यूशन हो गया। तब सॉल्यूशन का ग्राफ जो है पहले से नीचे आएगा। अब टेम्परेचर गिराते जाओ आप, तो फाइनली जहां ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है सॉलिड स्टेट के ग्राफ को कट करता है, बस वही वाला जो है नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और नए फ्रीजिंग पॉइंट को क्या नाम दे दिया, TF। हमें यहाँ से साफ दिख रहा है कि TF नोट जो है वो TF से बड़ा है। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ गया, क्यों? क्योंकि आपने सॉल्वेंट से इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, यानी सोल्यूट ऐड कर दिया। फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज आया, TF नोट माइनस TF। वो क्यों आया? क्योंकि आपने सोल्यूट ऐड कर दिया। तो मतलब वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलालिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के, उसको मोलालिटी से लिख लिया। सो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M माने मोलालिटी। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो इक्वल का साइन आएगा। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब आप क्या करिए, अब M का वैल्यू रख दीजिए। अब सबसे पहले तो KF होता क्या है, नाउ KF इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ से आप क्या करो, M का वैल्यू रख दो। M क्या है, मोलालिटी, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा ही होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वही फॉर्मूला आ गया। आप जरा पिछला फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो सेम फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ KF की जगह K भी लिखा हुआ है और डेल्टा TF की जगह डेल्टा T भी लिखा हुआ है, लेकिन फर्क यहाँ जरूर है। सो डेल्टा TF किसके इक्वल होता है, दैट इज TF नॉट माइनस TF, जबकि डेल्टा T भी TF माइनस TB माइनस TB नॉट के इक्वल था। तो यहाँ भी एक छोटा सा फर्क है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, और ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान रखो, किसी लिक्विड के लिए KF का वैल्यू बड़ा होता है कि KB का, तो यहाँ पर ध्यान रखिए KF हमेशा किसी लिक्विड के लिए KB से ज्यादा होता है। अब ये क्यों? थर्मोडायनेमिकली हम लोग KF को यूं भी लिख सकते हैं, आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन KF की वैल्यू जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। जरा ध्यान से इसको देखो, LF का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो KF इज इक्वल टू है क्या, दैट इज R इंटू R मतलब गैस कांस्टेंट इंटू लगा हुआ है TF नॉट स्क्वायर। TF नॉट क्या है, प्योर कंडीशन में उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, डिवाइड बाय 1000 इंटू LF। ये फॉर्मूला आता है थर्मोडायनेमिकली, और यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि KF LF के एंटी प्रोपोर्शनल है। LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो होती है किलो जूल पर ग्राम में। पर अगर आप किलो जूल पर मोल में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो। तो ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, और मोल में लिखते हो उस हीट को हम क्या लिखते हैं, दैट इज हीट ऑफ
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एंथैल्पी में कन्वर्ट कर दो क्योंकि अब वो मोल में कन्वर्ट हो गई, और साथ में आपको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। सो फाइनली आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप डेल्टा एफ बाई एम एम भी लिख सकते हो। सो ये भी के एफ का फॉर्मूला होता है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो के एफ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के एंटी प्रोपोर्शनल है, या फिर इस तरह से फॉर्मूला सिमिलर फॉर्मूला केबी के लिए भी आता है, दैट इज आर इंटू टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी। नाउ व्हाट इज एल वी? एल वी क्या है? दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हमें क्लियरली पता है, अगर आप गूगल करोगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बड़ी होती है तो केबी की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी? छोटी। तो इसका मतलब केएफ की वैल्यू किसी भी लिक्विड के लिए केबी से बड़ी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज्यादा होती है किसी भी लिक्विड के लिए। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझना पड़ेगा। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके नाम को ही सोचिए, ऐसी मेम्ब्रेन या झिल्ली जो कि सेमी परमिएबल है, मतलब किसी को जाने देती है किसी को नहीं जाने देती। घर पे आपने चाय बनाई होगी तो चाय की जो छन्नी होती है, क्यों? क्योंकि वो चाय को तो अपने अंदर से जाने देती है, पर चाय पत्ती को रोक लेती है। इसका मतलब वो क्यों रोकती है पत्ती? ये जो पार्टिकल्स हैं वो चाय से बड़े होते हैं, तो जो बड़े पार्टिकल्स हो गए पार्टिकल्स को जाने देती है। अब सोचिए किसी सॉल्यूशन में बड़ा कौन होता है और छोटा कौन? किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और सोल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। जैसे कि आप चीनी और पानी को ले लो तो चीनी तो बड़ी होती है ना, तो बड़ा सिंपल है, सॉल्वेंट के पार्टिकल हमेशा छोटे होते हैं। तो इसका मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो किसको जाने देती है? सॉल्वेंट को जाने देती है अपने अंदर से। लेकिन कब जाने देगी? जब वो बहना पसंद करेगा। और बहेगा कब? जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा वो। अगर कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब खास बात पर आते हैं। तो यहाँ पर दो, हालांकि सॉल्वेंट के पार्टिकल आसानी से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होते हैं नेचुरली। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ऑस्मोसिस क्या है, तो दैट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली फ्रॉम एसपीएम। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नेचुरली जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे आपका सॉल्वेंट फ्लो होता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इसकी जस्ट अपोजिट एक टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर। आप इतना प्रेशर लगा दीजिए कि ये नेचुरल प्रोसेस बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब वापस बोलता हूँ, द प्रेशर एट विच ऑस्मोसिस स्टॉप्स, आपका ये जो नेचुरल फिनोमिना है वो रुक जाए, उसको प्रेशर कहते हैं। क्लियर होता है सबको? और इसमें से रिलेटेड एक और टर्म है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। पर अगर आपने मान लो कि इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि पानी रुक तो गया, लेकिन उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? आप अप्लाई करोगे तो पानी कहाँ जाएगा? लोअर से हायर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, जरा सोचिए। अब देखिए, यहाँ पर ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर आपने सोल्टी वाटर भरा है या आपने फ्रेश वाटर भरा है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको आज़ादी देती है अपने अंदर से जाने की? वो जाने की आज़ादी देगी सॉल्वेंट को। बताओ इन दोनों में सॉल्वेंट कौन? पानी। अब आप सोचिए कि नेचुरली पानी कहाँ फ्लो होगा? हायर से लोअर की तरफ। हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है पानी की? इस तरफ। लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है पानी की? इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर पानी कम है, नमक ज्यादा है। तो नेचुरली कहाँ फ्लो होना चाहिए? हायर से लोअर की तरफ, इस तरफ। लेकिन अगर आपने यहाँ से प्रेशर बनाना शुरू किया तो क्या यहाँ से यहाँ पानी फ्लो हो पाएगा? नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा प्रेशर पे कि यहाँ से पानी का फ्लो इस तरफ आना बंद हो जाएगा। पर अगर आपने यहाँ से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? यहाँ से पानी निकल निकल के यहाँ जाएगा, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं आरओ। आरओ जो आपके घर पे लगे रहते हैं, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। वहीं पे जो पानी है वो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से, और ये प्रेशर है जो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई करने की वजह से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी कि इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर की तरफ जाने लगता है। इसी को हम लोग आरओ कहते हैं। ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आरओ क्या होता है। अब देखिए,
एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि आइडल गैस और जो ये आपके डिल्यूटेड लिक्विड्स होते हैं वो एक जैसे से बिहेव करते हैं। सो इसका मतलब आइडल गैस पे जो इक्वेशन लगती है पी विस्कस टू एनआरटी वो इन डिल्यूटेड लिक्विड्स पे भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो पी प्रेशर होता है यहाँ पर हम लोग पाई लेते हैं। सो पाई वी इज इक्वल टू लिखा गया एन के टी। फाइनली पता लगा कि के आर के इक्वल होता है, तो फाइनली हमने पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी ही लिख दिया। अब यहां से क्या है, v को नीचे ले गए तो ये क्या एन बाई वी। एन बाई वी का मतलब क्या होता है जरा सोचिए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। सो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया सी के टी, और के आर के इक्वल होता है तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया सी आर टी। आप सीधे सी आर टी टायर के जैसे आप इसको याद रख सकते हैं, सी आर टी के टायर आते हैं ना, तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू क्या होता है सी आर टी। आपको ध्यान रखना है आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, सी की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज एन बाई वी, और टी क्या है टेम्परेचर। वैल्यू रख दें, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम है। आर की वैल्यू पहले से रखी है और टी रखा हुआ है। यहाँ से मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लीजिए दैट इज एम आर टी बाई पाई वी। सो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि फाइनली यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो गाइज। आई थिंक आपको रिवर्स ऑस्मोसिस वाला ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी था कॉलिगेटिव का वो भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। सो इस तरह से आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है दैट इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पर सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर है, पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लेकिन ये जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े वो सारे फॉर्मूले नॉन डिसोशिएटिव एंड नॉन एसोसिएटिव सॉल्वेंट सोल्यूट के रिस्पेक्ट में यूज होते हैं। यानी कि ऐसा सोल्यूट डाला आपने जो अंदर जाके ना तो टूटता है ना ही जुड़ता है, लेकिन अगर अंदर जाके टूट जाए और जुड़ जाए तो उनके लिए फॉर्मूले कुछ डिफरेंट हो गए। वहीं से वेंट ऑफ फैक्टर का पॉइंट निकल के आता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे, लेकिन यहाँ तक आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए हमने आज क्या देखा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर में के इक्वल हो जाए किसी भी सॉल्वेंट के लिए, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फाइनली हमने समझा कि अगर ये सॉलिड के लिए है और ये लिक्विड के लिए है तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई। उस फ्रीजिंग पॉइंट की कमी जो है मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उससे हमने के एफ यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्वल रख दिया। सो यहाँ से डेल्टा टी एफ का वैल्यू आ गया, और डेल्टा टी एफ किसके इक्वल है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ जो इसके इक्वल होता है। सो फाइनली इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव हो गया, और हमने ये भी समझा कि के एफ का वैल्यू किसी भी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में के बी से बड़ा होता है, ये भी हमने देखा। और साथ ही क्यों बड़ा होता है वो भी हमने देखा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होती है। फिर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा, ऑस्मोसिस को समझा जो नेचुरल प्रोसेस है, और ऑस्मोसिस का अपोजिट प्रोसेस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी हमने समझा। और फाइनली आरओ समझा, और यहाँ से हमने पाई का वैल्यू निकाला जो कि सी आर टी की इक्वल होती है। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यहाँ पर सी कॉन्सेंट्रेशन, आर जो है बेसिकली गैस कॉन्स्टेंट, और टी टेम्परेचर। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर को खत्म किया, और फाइनली हमने समझा कि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है और किस तरह से प्रेशर अप्लाई किया जाता है और रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए और साथ में फॉलो ज़रूर कीजिए गाइज, दिस इज़ सो मच इम्पोर्टेंट फॉर मी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कीजिए, और आप यूट्यूब पे भी मुझे सर्च कर सकते हैं अरविंद अरोड़ा के नाम से, या फिर मेड इजी केमिस्ट्री के नाम से मेरा चैनल है। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इस तरह के वीडियोस जो कि यूजफुल हैं, डिफरेंट है अनअकैडमी से, वो मिल जाएंगे आपको। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू, थैंक्स।